खुशामदीद। मार्च की 6 तारीख जुमेरात का दिन। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आप सबका खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में। आज की अहम तरीन नशियात में बात न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, मुल्क की सतह की भी एक दो अहम खबरें हैं उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। बल्कि आलमी सतह पर कुछ अहम तब्दीलियां पिछले 3-4 घंटों के दौरान हो चुकी हैं। वो तमाम बातें, वो तमाम खबरें, वो तमाम तज्जिया आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप मुसलसल 10 बजे तक इस प्रोग्राम को देखेंगे। और जब आप 10 बजे तक इस प्रोग्राम को देखेंगे तो खबर, तज्जिया, तबसरा तो हम आपके सामने रखेंगे। आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आकर। और ये राब्ता आपका जो हमारा है, ये इस प्रोग्राम को मज़ीद मजबूत और बेहतर बनाता है। जो कोताहियाँ, खामियाँ आपको नज़र आती हैं ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। जो आसपास के हालात वाक़ात है उससे भी हमें बाखबर कीजिएगा। 9:45 का वक्त होगा, हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने का एक मौका होगा, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का दफ्तर हो या वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत हो, आपकी आवाज़ को सुने, आपके मामलात को सुने और मसले का हल करें। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे और पहले पड़ाव पर आते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हिस्ट्री की किताब को खंगालने के बाद कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो आसिफ रशीद आपके सामने रखने जा रहे हैं। आसिफ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। 8:38 हो गए हैं और हमारा और आपका साथ ठीक 10 बजे तक रहने वाला है। आज हिस्ट्री ऑफ द डे में ज़रा कुछ अहम तरीन वाक़यात ज़रा भारत और आलमी तारीख में आपके सामने रखते हैं, एक एक करके चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद सीधा खबरों पर चलेंगे। और इतिहास के पन्नों को जब हमने पलटा तो पता चला कि आज मार्च की 6 तारीख है, 6 मार्च 2025, साल 2025 में ग्रिगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक पता चलता है कि आज ही के दिन 1992 में माइकलएंजलो या कंप्यूटर वायरस दुनिया के कंप्यूटर्स को मुतासिर करना शुरू किया। और दुनिया भर के अंदर इस तरह का वायरस बहुत कम पहले महसूस किया गया था या देखा गया था, जहां कई बड़े इदारों पर कहा गया कि शुरुआत में कहा गया शायद हैक किया गया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला कि एक किस्म का वायरस है जो कंप्यूटर्स को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। शुरुआत आज ही के दिन 1992 में हुई। 2013 में शामी बागियों ने वहां के बड़े शहर अल-रक़ा पर आज ही के दिन कब्जा किया। ये वही बागी थे जो मौजूदा वक्त में वहां सरकार चला रहे हैं, HTS जिसको आप कहते हैं, और अल-शरा इसकी क़यादत कर रहे हैं। 1981 में अमेरिका के सदर रोनाल्ड रेगन ने आज के दिन 37,000 विफाकी मुलाजमतों में कटौती करने का ऐलान सरकारी तौर पर आज ही के दिन किया। 6 मार्च 1944 को अमेरिका ने इत्तेहादी अफवाज के साथ मिलकर बर्लिन पर भारी बमबारी की, और ये वो वक्त था जब दूसरी जंग अजीम या सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। साल था 1971। आज का दिन सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। 1987 में वो रिटायर हुए, लेकिन 1971 में आगाज अपने टेस्ट करियर के साथ, या क्रिकेटिंग की दुनिया में वो जो कौमी हीरो बनने का ख्वाब था, उस राह पर आज के दिन चल पड़े। 1947 में बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने हिंदुस्तान से बरतानवी फौजियों को हटाए जाने की मुखालफत आज ही के दिन की थी। दिन था आज का, साल था 1960। स्विट्जरलैंड ने मकामी बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन को हक की रायदही का हक आज के दिन सरकारी तौर पर दिया। एक करारदाद लाई गई जो पास हुई, और उस करारदाद की मंजूरी के साथ खवातीन को भी वोट डालने का हक बल्दियाती इंतखाबात में मिला। 1929 में तुर्की, मौजूदा वक्त में तुर्किया, और इसके साथ बल्गारिया ने दोस्ती मुआहदे पर दस्तखत आज के दिन किए। 1900 में आज ही के दिन पहला 2 पहिया गाड़ी बनाने वाला जर्मनी का इंजीनियर जी डेलमर जिसका इंतकाल हुआ, आज उसकी बरसी। और जर्मनी के अंदर कहा जाता है कि जिसने एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंजन तक भी पहुंचाने का जो सफ़र था, वो इसी इंजीनियर यानी डेलमर की वजह से ही हुआ था। और पहला 2 पहिया गाड़ी जिस पर चली, वो भी शुरुआत दरअसल आज के दिन थी। इसके अलावा आज ही के दिन मार्च की 6 तारीख को 1915 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन के अंदर पहली मुलाकात हुई। 1957 में घाना बरतानिया से आज़ादी हासिल करने वाला पहला अफ्रीका जुनूब सहरा का मुल्क बना। फर्स्ट ऐसी कंट्री थी 1957 में घाना, और आज यौम आज़ादी घाना की तरफ से मनाई जा रही है।
1508 में मुगल शहंशाह हुमायूं की अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पैदाइश हुई और एक तवील मुद्दत तक बरसगीर जो बाद में भारत पाकिस्तान बने, उस वक्त यहाँ उन्होंने इक़्तिदार संभाला, जिम्मेदारियाँ रही। और ये वो दिन था जब शायद बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन उस वक्त आप कह सकते हैं मुगलिया सल्तनत को तक़वियत बख्शने में कलीदी किरदार हुमायूं का रहा है। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके सामने हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और आज कुछ मज़ीद इवेंट्स से कुछ ऐसे ख़बरें हैं जो आज तारीख में लिखी जाएंगी। और सबसे पहले आपको लंदन लिए चलते हैं, बरतानिया के अंदर, जहाँ पर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे और एक तकरीब से बाहर निकलते वक्त इतलात ये मौसूल हुई और जो तस्वीरें आई कि उन पर हमला करने की कोशिश खालिस्तानियों की जानिब से की गई है लंदन के अंदर। बड़ी खबर से आगाज करते हैं, जहां पर वज़ीर ख़ारजा पर हमला करने की कोशिश हुई है। और तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जो लंदन के अंदर इस वक्त बैरून मुल्क के दौरे पर हैं और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर एक तकरीब में शिरकत के लिए अंदर चले गए थे। बाहर खालिस्तानी तंजीम से वाबस्ता अरकान एहतजाज भी करते हुए नज़र आ रहे थे और जिस दौरान उन्होंने भारत के परचम को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। ताहम जो ही वज़ीर ख़ारजा इस तकरीब से बाहर आए जो बरतानिया के अंदर मौजूद चल रही थी, तो उन पर हमला किया गया। डिस्पाइट द फैक्ट डॉक्टर जयशंकर की इस वेन्यू के बाहर सिक्योरिटी का भी माकूल और मुनासिब इंतज़ाम किया गया था, लेकिन उसके बरक्स जब ये तकरीब लंदन के अंदर चल रही थी, इकोनॉमिक टाइज को बेहतर बनाने, सिक्योरिटी रिलेशंस को बेहतर बनाने के हवाले से डॉक्टर जयशंकर वहाँ पर मौजूद थे, अपनी बात रख रहे थे। जो ही वो बाहर आए तो इस ग्रुप में से एक आदमी जिसके हाथ पर भारत का परचम भी था, वो सिक्योरिटी कॉन्वॉय के नज़दीक पहुँचा और डॉक्टर जयशंकर पर हमला करने की कोशिश की। अगरचे मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें दर्द दबोचा है और इसके बाद उन्हें अलग थलग भी कर दिया गया है। ताहम इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी उठ रहा है कि जब लगातार बरतानिया के अंदर भारत मुखालिफ सरगर्मियां बढ़ रही हैं और भारत की तरफ से लगातार बरतानिया के साथ राब्ता करके ये कहा जा रहा है कि इन कुव्वतों पर लगाम कसी जाए, लेकिन उसके बरक्स जिस तरीके से आज वज़ीर ख़जाना पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल आना भी शुरू हो गया है। ताहम याद रखिएगा कि डॉक्टर जयशंकर ने बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी मुलाकात की है और आगे वो 6 और 7 मार्च को आयरलैंड के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर वो अपने हम मनसब के साथ मुलाकात करते हुए भारतीय डियास्पोरा जो आयरलैंड के अंदर है उनके साथ भी तबादला ख्याल करेंगे और मज़ीद मुल्कों के साथ इश्तराकी अमल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। फ़िलहाल बड़ी खबर ये कि लंदन के अंदर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर पर हमला हुआ है। ताहम ये हमला एक खालिस्तानी हिमायत याफ्ता तंजीम के रुकन की तरफ से किया गया है। अगरचे डॉक्टर जयशंकर को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ताहम ये शख्स जो बिल्कुल करीब तक पहुंचा डॉक्टर जयशंकर के, इस पर सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं। चलिए, एक तरफ की बात थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी लंदन के अंदर, लेकिन जब ये तकरीब हो रही थी, ज़रा अंदर क्या बात हुई है उसका भी एक पैरा आप तक पहुँचा देते हैं। बहुत सारे सवालात पूछे गए, डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत क्या कर रहा है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, मशरिक़ वस्ता के साथ और मौजूदा अमेरिकन रिजीम जहां पर टैरिफ वो जो एक जंग चल रही है टैरिफ को लेकर, उस पर भारत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश हुई। कुछ नौजवानों की तरफ से भी सवालात किए गए और जिस तकरीब में वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे वहाँ मसला कश्मीर भी उठाया गया। जम्मू कश्मीर के मसले पर पूछा गया और चीन के मसले पर भी, तो 2 जवाब आए। कहा गया कि मसला कश्मीर का हल तकरीबन हो चुका है। दफ़ा 370 की तनसीख कश्मीर मसले के हल के लिए वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक पहला कदम था और जो थोड़ा सा काम बचा है वो है चोरी किए गए हिस्से, यानी POK की वापसी की तरफ वो इशारा कर रहे थे। उनके मुताबिक POK की वापसी होगी और इस तरीके से मसला कश्मीर मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। चीन के साथ सरहदी तनाव पर भी सवाल उठा, तो जवाब आया कि चीन के साथ हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिचुएशन अनस्टेबल है। मुसलसल राब्ते हुए, मुज़ाकरात हुए, लेकिन इसके बावजूद भी चीन के साथ वो जो माजी में जिस हिसाब की 1960-61 के बाद जैसे हालात बने, जिस तरह का तनाव
मुज़ाकराती अमल के साथ साथ रहा वो आज के वक्त में भी जारी है। यानी अगरचे भारत और चीन के दरमियान सरहदी इलाकों के अंदर किसी हद तक सिचुएशन बेहतर की गई थी, इनखला को यकीनी बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश हो, मशरकी लद्दाख हो, दीगर इलाकों पर मुसलसल नजर है, लेकिन इसके बावजूद भी सारी चीजें ठीक नहीं हैं। लेकिन बड़ा बयान कि जम्मू कश्मीर का मसला हल कर लिया गया है। जो दफा 370 की तनसीख 5 अगस्त 2019 को हुई, उस डायल्यूशन के साथ ही पहला कदम तो उठाया गया और अब जो काम बचा है उनके मुताबिक वो है उस इलाके पर भारत की नजर, और यकीन वज़ीर खारजा की तरफ से दिलाया गया कि बहुत जल्द वो कदम भी उठाया जाएगा कि मुकम्मल तौर पर मसला कश्मीर हल कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर और साथ साथ पीओके और चीन के साथ ताल्लुकात पर सवाल का जवाब वज़ीर खारजा की ज़बान। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. The last question, what kind of relationship we want with China. Look, we actually have, by any standards, a very, very unique relationship. I mean, first of all, we are the only 2 billion plus populated countries in the world. We have, both of us, a very long history. We've had the ups and downs in our history. You have today both countries on an upward trajectory. And here's the challenge. And it so happens we are actually direct neighbors. So the challenge is this, that when any country rises, its balances with the world and with its neighbors obviously change. Now when two countries of this size, this history, this complexity, this consequence rise broadly in parallel, and obviously they have an interplay with each other, I think the issue is how do you create stable equilibriums and then transition into the next set of equilibriums or next phase of equilibriums. And we want, खारजा जिन पर इस तकरीब के बाद हमला भी हुआ, ताम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ताम जम्मू कश्मीर के मामले पर वो कह रहे हैं टू बैक जो स्टेप्स लिए गए 5 अगस्त से लेकर अभी तक, वो मसले कश्मीर को हल करने के लिए काफ़ी है। और आखिरी कील जो इस मसले कश्मीर की है वो पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, जिसको लेकर बहुत जल्द एक बड़ा फैसला भी आपके सामने आ सकता है। तो इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा जम्मू कश्मीर का चैप्टर। डॉक्टर जयशंकर पहली मर्तबा बैरून मुल्क जाकर लंदन के अंदर एक प्लान खींच रहे थे जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को लेकर। अब चलते हैं जी आगे, जरा बात सरहद पार की ही बताते हैं और बात आपको बताते हैं पाकिस्तान की, जहां पर इंतहा पसंदों को अमेरिका को बेचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस तरीके से खराब हो रही है उसमें एक वाहिद रास्ता जनरल मुशर्रफ के टेन्योर में भी ऐसा ही था और वही शहबाज शरीफ के टेन्योर में भी दिख रहा है। और ये जब ये कदम उठाया गया, अब इसके बाद सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े से मजीद बेहतर भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा इंतहा पसंद जो इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर था अमेरिका के लिए, उसे सौंप दिया गया है अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पर। और इसकी तस्दीक जहां अमेरिका ने भी की है और इसकी तस्दीक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी खुद कर दी है। पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ISIS, उनके एक बहुत बड़े रुकन को गिरफ्तार किया था अफगानिस्तान बॉर्डर पर और फाइनली उसे अमेरिका के हवाले कर दिया। तस्वीर आपके सामने है और इंचल रिपोर्ट्स ये बता रही है कि एक जरी कसीर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को फराहम कर दी गई है। इतलात ये हैं कि साल 2021 में एक हमला हुआ था काबुल के अंदर एयरपोर्ट के करीबी हिस्से में, जिसमें सबसे ज्यादा अफगानी मारे गए थे, जिनकी तादाद 150 से ज्यादा थी, जबकि दूसरी तरफ 13 अमेरिकन भी मारे गए थे जो वहां पर सर्विसेज फराहम कर रहे थे, बाकी कामकाज था। और पाकिस्तान की जानिब से
पाकिस्तान अफगान सरहद से गिरफ्तार होने वाला जो शख्स था शरीफुल्लाह जिसका नाम है, एक तो अमेरिका के हवाले कर दिया गया है, दूसरा दाइश का इसको दहशतगर्द करार दिया जाता है, तीसरी बात इसको वर्जीनिया की अदालत में कल यानी 5 मार्च को पेश किया गया है। मोहम्मद शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की विफाकी अदालत में जज विलियम पोर्टर के सामने पेश किया गया और बाद दोपहर जब पेशी हुई तो शरीफुल्लाह को नीले रंग का जेल में पहनने वाला लिबास पहनाया था, जो तस्वीर आपके सामने है, वाहिद तस्वीर इस वक्त अमेरिकन मीडिया भी दिखा रहा है। अमरीकी अथॉरिटीज ये मानती हैं कि शरीफुल्लाह खान उन 2 मुल्जिमान में से एक है जो काबुल हमले में मुलव्विस थे। 10 मिनट तक समाअत हुई। शरीफुल्लाह को बताया गया कि वो उस पर इल्जामात साबित हो चुके हैं तो इसे उम्र कैद की सजा का सामना होगा। और अफगान शहरी शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए, कहा जाता है कि दर्री ज़बान के मुर्तजम की भी खिदमात हासिल की, क्योंकि वो दर्री ज़बान जानते थे, अंग्रेज़ी आती नहीं थी, तो इसलिए उनको एक ट्रांसलेटर भी दिया गया। और अटॉर्नी ने बताया कि मुल्जिम के पास असासे नहीं, इसलिए फेडरल पब्लिक डिफेंडर दरकार है। एक वकील वहां से भी उनको साथ दिया गया। इससे पहले अमरीकी महकमा इंसाफ ने यह बयान जारी किया था कि शरीफुल्लाह ने 2 मार्च को FBI, जिनके 2 शख्स आप उनके साथ देख रहे हैं, दोनों तरफ से उनको पकड़ा हुआ है, FBI एजेंट्स के सामने शरीफुल्लाह ने तस्लीम किया है कि सन 2000 में दाइश में वो भर्ती हुआ। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के वक्त जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई, शरीफुल्लाह के मुताबिक एक हमलावर को काबुल एयरपोर्ट का रास्ता दिखाता है। 26 अगस्त 2021 को इस हमले में 13 अमरीकी एहलकार और 170 अफगानी शहरी मारे जाते हैं। शाम 5:30 बजे का वक्त था। एक सुसाइड बॉम्बर आता है और इस शख्स की शनाख्त बाद में अब्दुल रहमान अल लोगरी के नाम से की गई और कहा गया कि शरीफुल्लाह ने इन सारी बातों का खुलासा पहले FBI के सामने 2 तारीख को किया, जब इनको पाकिस्तान ने अमेरिकन फोर्सेस के हवाले कर दिया था, और परसों और कल के दरमियान की जो एक स्पीच है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, तो अगर उस स्पीच की तरफ जाएंगे, जो खबर हम आपको बता रहे हैं, इसकी तस्दीक सदर ट्रंप के एक बयान ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान ने हमारा ताउन किया है, दाइश का एक सीनियर रुकन हमारे हवाले कर दिया गया है। और अमेरिका ने जब कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से वो कल खिताब कर रहे थे तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज और तमाम मुतलका इदारों का उन्होंने शुक्रिया भी इसके लिए अदा किया है। अच्छा, एक तरफ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक आदमी को FBI के हवाले कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि ये इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर्स में से एक था जी। दूसरी बड़ी बात ये है कि जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बात कर रहे थे, फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बात कर रहे थे, तो पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग ये कह रही है कि अब एक सिस्टम बनाया गया कि जो कैद के अंदर है और मतलूब कमांडर्स हैं उन्हें अमेरिका के हवाले दोबारा कर दिया जाएगा, जो जनरल मुशर्रफ के टेन्योर में भी हुआ था। बढ़ते हैं जी जल्दी से आगे और आपको मशरिकी वस्ता की एक और बड़ी खबर से भी बाखबर करते हैं, क्योंकि मामला फ़लस्तीन और इजराइल का भी है, जहां पर जंगबंदी के हवाले से तो खबरें आती जाती रहती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी तकरीर में मंसूबा खींच दिया है और सिर्फ हमास को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया है कि मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा अगर हमास ने होश के नाखून नहीं लिए, हमास ने यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा नहीं किया तो इसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान और जिसे धमकी के लहजे में माना जा रहा है, ये सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास को एक बार फिर खबरदार किया है कि अगर इसने गज़ा में कैदियों पर उन कैदियों जो यरगमाली बनाए गए हैं उन्हें रिहा नहीं किया गया तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। बुध को धमकी देते हुए हमास के रहनुमाओं के पास गजा छोड़ने का ये आखिरी मौका है, ये अल्फाज यूज किए गए हैं कि गजा छोड़ने का हमास के लिए ये आखिरी मौका है। ट्रंप ने हमास पर यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव बढ़ा दिया है और माना जा रहा है कि एक हिकमत अमली तरतीब दी गई है जो एक तरफ से नेतन्याहू साहब अडॉप्ट करेंगे, दूसरी तरफ से वर्ल्ड पावर के तौर पर अमेरिका फोरफ्रंट पर रहेगा और हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन शुरू किए जा सकते हैं, जो साफ ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में फ़लस्तीन के आसपास बड़ी तबाही के मनाजिर दोबारा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इजराइल की सरजमीन यानी फ़लस्तीन से हमास को निकलना होगा और जो उनके पास
हमास यरगमाली हैं उनकी रिहाई को भी यकीनी बनाना होगा। इंतहाई अहम बयान तब सामने आया है जब कल हमने आपको बताया था कि अरब लीग और दीगर अरब दुनिया से वाबस्ता लीडरों ने एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाया। उस प्लेटफॉर्म के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया, लेकिन सिर्फ 8 घंटों के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने मंसूबे को सामने रखते हुए साफ कर दिया कि यरगमाली भी रिहा होने चाहिए, हमास का वजूद भी खत्म होना चाहिए, तब जाकर क़याम अमन मुमकिन हो सकता है। चलिए, मशरिक वस्ता की बात हो रही है तो फटाफट से एक और अपडेट आपके सामने रखें हमास के हवाले से, और उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। खबर ये आ रही है कि जहां पर यरगमालियों की रिहाई को लेकर धमकियां दोनों तरफ से दी जा रही हैं। अमेरिकी सदर कुछ भी कहें, लेकिन पसे पर्दा बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं और हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए बराह रास्त अमेरिका से बातचीत की है। मुज़ाकरात में इस तरीके से गजा के मामले पर अमेरिका भी इसराइल के साथ एंगेज हो गया है और अमरीकी एलची के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक हमास के तर्जुमान या उनके अहदेदारान की जानिब से की गई है और कहा गया कि अमरीकी शहरियत रखने वाले जितने भी लोग जो इजरायली कैदियों के साथ हमास की कैद में हैं, उनकी रिहाई के हवाले से तफसीली तौर पर बातचीत हुई है। हमास अहदेदारान जिसने नाम न जाहिर करने की दरख्वास्त पर खबरसां इदारों को बताया है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए एक अमरीकी एलजी के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हुए और जो अमरीकी शहरियत रखने वाले इजरायली कैदी हैं उन पर बात हुई। हमास और मुख्तलिफ अमरीकी मवासलाती चैलेंजेस के दरमियान मुतअद्दिद बार बातचीत हुई। एक दूसरे सीनियर हमास के लीडर ने यह भी कुछ खबरसां इदारों के साथ बात करते हुए तस्दीक की है कि हालिया दिनों में दोहा के अंदर कतर में हमास और अमरीकी हुकाम के दरमियान 2 बराह रास्त मुलाकातें हो चुकी हैं। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की जानिब से भी इंकशाफ किया गया था कि गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत ने फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम यानी हमास से डायरेक्टली राब्ता कर दिया है, खुफिया राब्ता हुआ है। पहले अमरीकी मीडिया इसका दावा कर रहा था, वो खबर सही साबित हुई। खुसूसी एलची एडम बोहलर की क़यादत में गुज़श्ता हफ्तों के दौरान दोहा के अंदर ये मुलाकातें हुई हैं और बाद अज़ां व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी है कि अमरीकी एलची ने अमरीकी यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए हमास से बराह रास्त बातचीत की है। साथ साथ राब्ता इस हवाले से गैर मामूली है कि अमरीका ने इससे पहले हमास से कभी बराह रास्त राब्ता नहीं किया। 1997 में हमास को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया था, लेकिन मौजूदा वक्त में इस सारी सूरत हाल को देखता हुआ इस वक्त अमेरिका भी मजबूर है। तवील अलमुद्दती जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई है, अलबत्ता कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया है। इजरायली फौज के मुताबिक हमास के कब्जे में अभी भी 59 यरगमाली मौजूद हैं, जिनमें 35 की हलाकत की तस्दीक की गई है जबकि 22 के जिंदा होने का इम्कान है। इधर इमिग्रेशन के हवाले से भी फैसला साथ साथ अमेरिका ने लिया है, जहां हमास और अमेरिका के दरमियान बातचीत या मुज़ाकरात साथ साथ चल रहे हैं। इमिग्रेशन पर अपडेट यह है कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के मामले पर अमेरिका ने नकील कसना शुरू कर दी है और अब तक उन लोगों पर कार्रवाइयां हो रही थी जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन जो दाखिले में मदद करने वाले गैर मुल्की अफसरान थे उन पर भी शिकंजा कसने के लिए तैयारी की गई है। और इतलात के मुताबिक गैर कानूनी इमिग्रेशन के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने वीजा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और ट्रंप इंतजामिया के इस इकदाम से मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग भी मुतासिर हो सकते हैं और इसका इतलाक अगले हफ्ते से होगा। तफसीलात के मुताबिक ये नई पॉलिसी बाज़ ममालिक में सिक्योरिटी और जांच के खदशात का जायजा लेने के लिए इसके बाद तरतीब दी गई है। काबीना अराकीन को हिदायत दी गई है कि वो इन्हीं बुनियादों को सामने रखते हुए 12 मार्च तक इन ममालिक की फहरिस्त पेश करें जहां से लोगों के सफ़र पर जज़वी या मुकम्मल पाबंदी लगाई जानी चाहिए। दावा यह भी किया जा रहा है कि मुकम्मल सफरी पाबंदियों वाले ममालिक की फहरिस्त में अफगानिस्तान को शामिल किया जाएगा। सिफारिश किए जाने का इम्कान जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान को भी इस कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक जिन एहलकारों की अमरीकी वीज़ा पर पाबंदी की पॉलिसी का ऐलान किया गया है, इनमें इमिग्रेशन और कस्टम्स हुकाम, हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर तैनात अफसर और दीगर एहलकार शामिल हैं जो गैर कानूनी इमिग्रेशन को अमेरिका में बढ़ावा देने के लिए सहूलतकार के तौर पर काम कर रहे थे। तो बहुत सारे ममालिक पर पाबंदियां लग सकती हैं, काफ़ी अफसरान पर शिकंजा कस सकता है। तैयारी इमिग्रेशन के नई पॉलिसी या वीज़ा पॉलिसी के हवाले से अमेरिका की मौजूदा ट्रंप इंतजामिया ने कर ली है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 9 बज गए। ब्रेक के उस पार प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। अब बैनुल अक़वामी और कौमी खबरों से रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों का। थोड़ी देर में आपको बताएंगे असेंबली का बजट सेशन चल रहा है, ताज़ा तरीन तफसीलात और रिपोर्ट्स क्या हैं। शिल्पा शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, लेकिन उससे पहले कुछ मज़ीद खबरें आ रही हैं। जनूबी कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के अंदर आग लगने से 2 रिहायशी मकानात खाकसर हुए हैं, नुकसान पहुँचा है। और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं उनमें इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आग किस वजह से लगी है। इनिशियल डिटेल्स ये भी हैं कि मकामी लोगों की मदद से पुलिस और फायर इमरजेंसी के अमले के साथ रब्ता हुआ, फौरी तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया गया आग पर काबू पाने के लिए। आसपास के हिस्सों को या मकानात को या ढांचे को बचाने में मुतलकीन को या तमाम लोगों को जो ऑपरेशन में मसरूफ़ थे कामयाबी मिली। तमाम तरह की कोशिशों और इक़दामात के बावजूद 2 मकानात को नुकसान से नहीं बचाया जा सका। और हमारी जानकारी के मुताबिक कि मंजूर अहमद नानवाई और मरहूम अब्दुल मजीद नानवाई के घरों में आग लगी थी और दोनों मकानात जिनको शदीद नुकसान पहुँचा है। और ख़बर यह भी है कि इस ऑपरेशन के दौरान फायर एंड इमरजेंसी अमले में शामिल एक एहलकार भी इस ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी हुआ है, जिसको इलाज मुआलजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया है। और आखिरी इतलात मिलने तक आग कैसे लगी, कोई वजह इसकी मालूम नहीं हो सकी है। चलिए जनाब, ये तो जम्मू कश्मीर की खबर का जब आगाज़ हो गया तो हमने आग की खबर जो आज सुबह सुबह सामने आई थी जनूबी कश्मीर से, लेकिन ज़रा बात मौसम के मिजाज की भी करते हैं। आपको याद होगा कि मौसम का मिजाज जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा सा बदला है, लेकिन राहत बड़ी खबरें अब सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो ज़मीन के नीचे सतह आब था वो गिर रहा था और लगातार चश्मे सूख रहे थे, नदी नालों का पानी कम हो रहा था। लेकिन अब इतलात और ख़बर ये है कि तकरीबन पिछले 5 रोज़ से जो बारिशें और हल्की बर्फबारी का सिलसिला वादी और जम्मू के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर देखने को मिला है, उससे तकरीबन 20 से 30% राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। और जो वाटर बॉडीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्चार्ज कम कर रही थी, पानी देना कम कर रही थी, जिनमें कुछ चश्मे भी थे, नदी नाले भी थे, उनमें भी वापस वो रवानी देखने को मिल रही है। इधर रियासती महकमे मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल 10 तारीख तक सूरत हाल इसी तरीके की रह सकती है। कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, धूप भी हो सकती है, बादल भी हो सकते हैं, तो मिला जुला रद्द-ए-अमल भी देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि जब ये मिला जुला रद्द-ए-अमल था और कल हमने देखा कि सरबल सोनमर्ग के अंदर एक सुनामी भी आई है, एक बर्फानी तूफान भी हवा के तेज झोंके के साथ आया। ताहम मुअज़्ज़ाती तौर पर अगरचे कोई बड़ा हादसा इसमें नहीं हुआ, किसी जानी माली नुकसान की कोई खबर नहीं है और ऑल इज़ वेल की खबर इसमें आ रही है। ताहम रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें 10 और 11 तारीख को भी हो सकती है और इसी तरीके से 13 और 14 तारीख तक भी यह सिलसिला इस तरीके से चल सकता है। बांडीपोरा का जो स्टेशन है, जहां पर हम देख रहे थे कि बारिशें बर्फबारी बहुत कम हो रही थी और यहां पर डेफिसिट ऑफ रेनफॉल था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिवाइव हो गया है तकरीबन 45 से 50% के आसपास। और जो डाटा अदर स्टेशंस का आया है, जिनमें श्रीनगर समर कैपिटल है, फिर बडगाम, बारामूला, डोडा, कुपवाड़ा, पुलवामा, रजौरी, शोपियां, उधमपुर है, यहाँ पर भी तकरीबन 20 से 40% का जो बहाव है वो बड़ा है पानी का और जो वाटर टेबल है वो बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। रियासी, सांबा, कठुआ के अंदर भी जहां डेफिसिट बहुत ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन यहां पर उतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि मौसम का मिजाज जूं और मगरबी हवाओं का असर होगा तो इसमें बेहतरी के आसार दिख सकते हैं। इसी तरीके से गांधरबल, कुलगाम और पुंछ के अंदर भी नॉर्मल बारिशें हुई हैं, लेकिन ज़्यादा सतही जो पानी का ज़ेर ज़मीन सतह थी वो नहीं बढ़ पाई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 20 से 30% की जो राहत आई है, लेकिन मजीद बारिशें होंगी जिससे थोड़ा बहुत वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो स्टेबल हो सकता है और इसकी वजह से आने वाले दिनों में नदी नालों में मजीद पानी की रवानी भी आप देख सकते हैं। मौसम के मिजाज के खबर के बाद जरा बात सियासी मिजाज की भी आपको बताते हैं, क्योंकि आज और कल का दिन इंतहाई अहम है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर और आज असेंबली का चौथा दिन है। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन चल रहा है और बजट इजलास का आज चौथा दिन है और इस बीच गवर्नर
कि शुक्रिया की तहरीक जिसे मुबारक अहमद गुल ने पेश किया था, पिछले 3 दिन से मुसलसल मेंबरान उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तलक कलामियाँ बीच में हुई है, वॉकआउट जैसी सिचुएशंस भी हुई हैं। लेकिन इस बीच इतला ये है कि वक्फे सवालात के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला गवर्नर के खुतबे को समेटेंगे और इसमें जो जारी बहस है उसको समेटते हुए उन तमाम सवालों का जहां एक तरफ से जवाब देंगे, वहीं पर इशारों में वो बातें भी सामने रखेंगे जिसका खुलासा उमर अब्दुल्ला कल करने जा रहे हैं। वो कल की क्या बात है थोड़ी देर में ये बताऊंगा आपको, क्योंकि कल जम्मू कश्मीर के अंदर बजट पेश करनी है और बजट पेश करने से कबल आज गवर्नर के खुतबे पर जो तहरीक चल रही है उसको समेटेंगे। और इतलात और ख़बर ये भी है कि CAG कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को भी आज टेबल किया जाएगा। एक सेट नॉर्म होता है असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जब भी आप बजट करते हैं तो बजट से पहले आप इस तरीके से CAG की रिपोर्ट को भी टेबल करते हैं। हम सीधे असेंबली चलेंगे जहां से शिल्पा शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा जो कंटिन्यूअसली पिछले 3 दिन से इस प्रोसेस को देख रही है और आप तक सोशल मीडिया और टेलीविजन पर पल पल का अपडेट भी कर रही है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज गवर्नर के खुतबे को क्लोज किया जाएगा, इतला यह है कि CAG की रिपोर्ट को भी टेबल किया जाएगा और कल बाज़ाब्ता तौर पर टेबल करने के साथ कल जो इतलात हमारे पास है वो ये है कि बजट भी पेश किया जाएगा। आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, रिएक्शन पहला आज के दिन पर और कल जिस तरीके की सिचुएशन हुई है और क्या कुछ चल रहा है? जी, इस समय हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आज विधानसभा सत्र का जो है वो चौथा दिन है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ होगा? नहीं, कोई स्पेशल तो ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ MLAs हैं वो दोबारा से उसी मानसिकता से ग्रस्त, जिस मानसिकता का शिकार वो पहले से रहे हैं, पाकिस्तान पर चर्चा करना, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करना, इस प्रकार का मतलब जो डिबेट वो कर रहे हैं ये बड़ी निंदनीय है और मैं तो कहता हूं कि इसे कंडेमनेबल है। ये इसी प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। कहीं पे ये जो वादे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने उस पे तो आते ही नहीं है। जो लोगों को इन्होंने बहुत सबजबाग दिखाए थे उस पे नहीं आ रही है। अब कल बजट पेश होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, देखिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उन्हीं का ऊपर नीचे किया होगा। क्या ऐसा जम्मू कश्मीर के पास है कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू उनके पास है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिल्ड करने की कोशिश करेंगे? इनके पास कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो तो साबित हो गया, जो LG साहब का एड्रेस था उस स्पीच में ही वो जाहिर हो गया कि ये तो एंडोर्समेंट था मोदी जी के विजन का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई वादे किए हैं आम जनता से, कल जब बजट पेश होगा तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने वादे 1947 से बहुत वादे किए, आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। जम्मू कश्मीर को सिर्फ एक भ्रम में रखा है, यहाँ के लोगों को गुमराह किया है, कभी आजादी के नाम पे, कभी ऑटोनॉमी के नाम पे, कभी किसी और स्लोगन पे। इनके पास कुछ नहीं है देने को। वादे इनके चुनाव से पहले तक होते हैं, उसके बाद इनके पास कुछ नहीं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और कल भी एक बहुत बड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिला था और संभावना इस प्रकार से है कि आज भी कहीं न कहीं हंगामा इस प्रकार से हो सकता है। कल बजट पेश होने वाला है, ये कल जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए हैं। तो आम जनता जो है वो उम्मीद लगाए बैठी है कि कल जब बजट पेश होगा तो उनके लिए क्या कुछ जो है वो खास रहने वाला है। शिल्पा, अगर पॉसिबल हो कुछ MLAs भी आ रहे होंगे तो उनसे भी बात करने की कोशिश करें, लेकिन साथ में ये भी बताइएगा कि आज मुख्यमंत्री की तरफ से भी जवाब आना है। LG के अभिभाषण पर वो धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। एग्जैक्टली 10 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू होगी, उससे पहले क्या हलचल है असेंबली में? और कल की तरह फिर से हंगामा, वॉकआउट, एक दूसरे पर सवालात और वो सिलसिला शायद दोबारा देखने को मिल सकता है इन बिटवीन जब चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए करीबन 10 बजे जो है वो बजट सत्र जो है विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और इस समय तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए MLA यहाँ पर जो है वो पहुंच रही हैं और यहाँ पर जो है जिस प्रकार से अंदर वो MLA जा रही है। कल देखिए, कल एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला था जिस प्रकार से असेंबली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जब स्पीकर के द्वारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के LOP के सुनील शर्मा के द्वारा जो है स्पीकर ने जो रिमार्क है वो एक्सपेंड कर दिए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो वॉकआउट करती हुई नजर आई थी। तो कल ये बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला, हंगामा देखने को मिला। तो संभावना इस प्रकार से भी आज हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस समय MLA जो है वो पहुंच रहे हैं और
और एमएलए जो है वो विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। करीबन 10 बजे जो है वो विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और क्या कुछ आज मुद्दे रहेंगे, क्योंकि देखिए एमएलए अपने अपने इलाके के जो भी इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो स्पीकर के सामने रखते हैं, उनसे जो है वो सवाल पूछते हैं। इस समय हमारे साथ एमएलए इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कल बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ इस पे रहेंगे? देखिए, कल बजट आएगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि ये सरकार ने क्या रखा है। जहां तक ये एलजी एड्रेस, पिछले 4 दिनों से हमने देखा कि एलजी साहब का जो एड्रेस इन्होंने यहाँ जो हुआ, उसको हमने सुना भी पढ़ा भी। उसमें केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार की स्कीम्स का जिक्र है, उनके काम काजों का जिक्र है। अब कल जब बजट आएगा उस पर देख के उस पर बहस करेंगे। क्या खास रहेगा, क्या लगता है? एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज्यादा है। देखिए, जो कमिटमेंट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ की है और ये सरकार में आए हैं, इन्होंने जो वादे लोगों के साथ किए हैं कि हम फ्री बिजली 200 यूनिट तक देंगे, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 12 सिलेंडर्स साल के फ्री में दिए जाएंगे, जितनी वैकेंट पोस्ट हमारी है उनको जल्द से जल्द फिल किया जाएगा। और साथ में जो ये डेली वेजेस का मुद्दा है, जो 60,000 से ज्यादा जो लोग हैं जो डेली वेजेस जो हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी जब कोलिशन में थी उस वक्त उनको ऑनलाइन किया और जाके 9-9,500 रुपया आज उनको मिलता है। उससे पहले तो साल में 2 बार उनको कहीं ईद और दिवाली पे 2-2,500 रुपया दिया जाता था। हमारी पुरजोर मांग रहेगी और हाउस के अंदर भी रहेगी, बाहर भी रहेगी, कि जो डेली वेजर्स हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोग हैं, एनवाईसीज हैं, एनवाई के जितने भी हैं, एनएचएम के लोग जितने भी हैं, इनको रेगुलाइज करने का भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से मुद्दा उठाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि कल जिस प्रकार से हंगामा देखने को मिला, और देखिए तस्वीर जहां पर एमएलए जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और करीबन 10 बजे जो है कि विधानसभा सत्र की जो है वो शुरुआत होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करते रहिएगा जो जो कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जरा बात आगे भी बताते हैं। रात देर गए रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीना इजलास मुनक्किद हुआ है और उस काबीना इजलास के अंदर वो खदखाल जो काबीना सब कमेटी को सौंपा गया था, उस मसवदे को मंजूरी भी मिली है। और ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस रूल्स को लेकर आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा था कि ऑल इज क्लियर, लेकिन अभी फाइल हमारे पास नहीं है। लेकिन रात देर गए 8 बजे काबीना का इजलास उमर अब्दुल्ला की सरबराही में मुनक्किद हुआ है, जिसमें उन बिजनेस रूल को नोट दिया गया, क्लियर किया गया स्टेट कैबिनेट की तरफ से, जो बिजनेस रूल हाई पावर कमेटी की तरफ से बनाए गए हैं। और अब ये सारी फाइल आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को भेज दी गई है। यानी अब सेकेंड नोट और फाइनल नोट जो है, क्लियरेंस जो है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से होनी है। हाई पावर कमेटी को यह काम सौंपा गया था कि किस तरीके से गुजरा के काउंसिल का काम होगा, सेक्रेटरीट का काम होगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात को लेकर अगरचे पहले ही वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी की थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इंटीरियर यानी दाखिला होम को देखेंगे, फिर एंटी करप्शन के मामले को देखेंगे, आईएएस अफसरों के तबादले तकर्रुरी को देखेंगे। अगरचे ये पहले ही क्लियर था, बाकी मानदा जो मामला थे कि किस तरीके से ये निज़ाम चलेगा, उसको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर बिजनेस रूल जो है वो बना दिए गए हैं। और उन बिजनेस रूलों को कल काबीना की तरफ से मंजूरी मिली है और आज सुबह इतलात और खबरों के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को वो भेज दिए गए हैं। अमेंडमेंट जो हुए हैं बिजनेस रूल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 से कबल जम्मू कश्मीर एक मुकम्मल रियासत हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद चूंकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कुछ चीज़ें तब्दील हुई, कानून तब्दील हुए, रियासत का दर्जा ख़त्म होते हुए यूनियन टेरिटरी बनी और लेफ्टिनेंट गवर्नर सुपर वॉस के तौर पर काम करते रहे। इसमें इन इक़दामात का और इन कानूनों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फाइनली अगरचे पहले ही दाखिला वजारत ने कुछ चीज़ें सेक्शन 55 के तहत क्लियर कर दी थी और अमेंडमेंट्स ला के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो इख्तियार दिए गए थे, जिस पर हंगामा भी हुआ था, लेकिन फाइनल आज एक और नोड उस फाइल को दे दिया गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जिसे कहा जा रहा है कि बिजनेस रूल बराए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो प्रपोजल था उसे काबीना ने रात 8 बजे मंजूरी दे दी है।
चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे तो मजीद असेंबली के अंदर जो पेशरफ्त हुई, कुछ आदादोशुमार पेश किए गए, वो आपके सामने रखेंगे। माह रमजान में मुश्किलात अब भी बरकरार हैं, राहत अवाम को किसी भी एतबार से नहीं है। दो अहम नुक्तों पर बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सालाना अमरनाथ यात्रा का प्लान तरतीब दिया जा चुका है, अहम तरीन इजलास में क्या फैसले हुए उस पर बात होगी, और साथ साथ उस लैब की भी बात करेंगे जो फूड टेस्टिंग के मकसद से बनाई गई थी वादी कश्मीर में, लेकिन दौर हाजिर में मुश्किल तरीन लम्हात से गुजर रही है। सारी तफसीलात, आपकी कॉल्स, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ब्रेक के उस पर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल 9:23 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ ठीक 10 बजे तक रहने वाला है। इन मौज़ूआत के बाद कुछ और ख़बरें जब आप तक पहुँचेंगी तो प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिलसिला भी 9:40 के बाद शुरू होगा। लेकिन सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी जम्मू कश्मीर में तैयारियां शुरू हो गई हैं और स्केड्यूल का भी इस सिलसिले में ऐलान कर दिया गया है। एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ, श्राइन बोर्ड की 48वीं मीटिंग थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से इसकी सदारत की गई और 48वें श्राइन बोर्ड जो इजलास मुनक्किद हुआ उसमें कुछ बड़े फैसले हुए इस साल यानी 2025 में अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से। एक तो ये ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई कि सालाना अमरनाथ यात्रा जो 38 दिनों पर मुहित होगी, जुलाई 3 से इसका आगाज होगा और अगस्त की 9 तारीख को जाकर यात्रा खत्म होगी खुसूसी पूजा पाठ के साथ। रक्षाबंधन के मौके पर या उससे पहले खत्म करने की इसको कोशिश जो हर बरस होती है उन रिवायात के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। एक बात। दूसरा ये, पिछले साल रिकॉर्ड 62 दिनों पर मुहित यात्रा थी, इस साल 23-24 दिन कम होगी, 38 दिन किए गए हैं। और तमाम जो बोर्ड मेंबर्स थे वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस साल यात्रियों के लिए पिछले सालों में या माजी में जितनी भी शिकायत रही सहूलियात के हवाले से उन शिकायत को दूर किया जाए। और जो मीटिंग हुई है 48वीं श्राइन बोर्ड की, उसमें बइत्तफाक़ राय तमाम लोगों ने इस बात पर जोर दिया
कि वस्ती कश्मीर के गांदरबल वाली साइड से हो, यानी बालतल वाला जो हिस्सा है, या फिर पहलगाम ट्रैक हो, चंदनवारी वाला इलाका हो, साउथ कश्मीर के अनंतनाग से फैसिलिटीज को बेहतर किया जाए। यात्रियों के लिए मजीद इकदाम उठाए जाएं। जहां जहां कमियां खामियां माजी में पाई गई उन हिस्सों को डिस्कस किया गया राजभवन के अंदर होने वाली मीटिंग में। और आप सब जानते हैं 2024 में जो 52 से 53 दिनों तक यात्रा चली थी, वो इस साल 38 दिन ही चलेगी। लेकिन चैलेंजेस मौसम के एतबार से होते हैं, सिक्योरिटी के एतबार से होते हैं। यात्रियों की तादाद पिछले साल जो 4 लाख से मुतजावज़ कर गई थी, इस बार भी उससे ज़्यादा इंतज़ामिया जो है एक्सपेक्ट कर रही है। तो तमाम लोग खुश उसलूबी के साथ वहाँ पहुँचे, यात्रा एहसन तरीके से हो, पुरअमन चीज़ें रहें, ट्रैक बहुत अच्छा रहे, बीच में जो तिब्बी खिदमात हैं, बाकी सर्विसेज हैं, रेहड़ी वाले, जो पालकी वाले, पिट्ठू वाले और दीगर अफराद जिनमें मकामी लोगों का एक कलीदी किरदार होता है, उन तमाम लोगों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ कि इस हिमालयाई बेल्ट के अंदर जब यात्रा होगी तो माजी में पेश आने वाली जो मुश्किलात थी या मसाइल थे उनको मुस्तकबिल में दूर किया जाए, जब 3 जुलाई से यात्रा का ऑफिशियली आगाज होगा। आप सब जानते हैं साल 2019 के बाद हालांकि यात्रा माजी में भी होती रही, रिकॉर्ड्स या आदाद शुमार के जरिए पेश किए जाते रहे, लेकिन कोविड-19 के बाद भी या 370 की तनसीब के बाद जब यात्रा हुई 2021-20 में सूरत हाल ठीक नहीं थी, तो इसलिए यात्रा रोकी गई थी। 2022 में दोबारा जब यात्रा का आगाज हुआ कोरोना वायरस के तकरीबन खत्म होने के बाद, तो 3,65,000 से ज़्यादा यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचे। 2023 के और 2023 तक 4,45,000 के आसपास, और 2024 में ये पुराने रिकॉर्ड्स टूटे। इस मीटिंग में जहां पर बोर्ड मेंबर्स जिसमें स्वामी अवधेशानंद गिरी जो इजलास का हिस्सा थे, DC रैना, कैलाश मेहरा साधु, KN राय, पीतम्बर लाल गुप्ता, डॉक्टर शैलेश रैना, इसके अलावा प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री, ये तमाम लोग बोर्ड के मेंबर्स हैं, इस मीटिंग का हिस्सा रहे। एक तो कहा गया कि यात्रियों की तादाद बढ़े, इसकी उम्मीद की गई, और अगर ऐसा होता है तो सहूलियात मजीद बढ़ें। जम्मू सेंटर के अंदर सलाहियत में इजाफा किया जाए, श्रीनगर के अंदर सलाहियत में इजाफा हो, जो ऑलरेडी मराकज़ बने हैं, जितने भी सेंटर्स बने हैं जहाँ पर इनके ठहरने खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है। इसके अलावा यात्री फैसिलिटेशन सेंटर पर EKYC और RFID कार्ड जब दिए जाएंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा और इजी हो, क्योंकि गुमशुदगी में या मिसिंग में कई बार RFID कार्ड जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी लोकेशन वगैरह ट्रैक होती रहती है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जम्मू सूबे के अंदर, खासतौर से जब भगवती नगर बेस कैंप यात्री पहुंचेंगे वहां मुश्किलात पेश ना आए। और इसके अलावा नौगाम और कटरा रेलवे स्टेशन पर भी ये सहूलत यकीनी बनाई जाए, इस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा बालतल, पहलगाम, नुनवन, पंथा चौक, श्रीनगर, जहां पर यात्रियों को ठहरना है, नेक्स्ट जो स्टेप है एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, वहां पर सहूलियात में इजाफा हो। इन तमाम चीज़ों पर तफसीली तबादला ख्याल श्राइन बोर्ड की 48वीं मीटिंग में जम्मू के अंदर हुआ है। चलिए जनाब, श्राइन बोर्ड की मीटिंग के बाद जरा बात करते हैं उस मसले की जिसको लेकर वजीर आजम साहब अपनी बात रख चुके हैं, दाखिला वजीर साहब अपनी बात रख चुके हैं, ऐवान असेंबली और कैबिनेट के अंदर भी इस पर लगातार बात हो रही है, रियासत के दर्जे की बहाली का मामला। और कांग्रेस की तरफ से रियासत की दर्जे की बहाली के मांग को लेकर एक हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। रियासत के वजीर आला समेत ऐवान के सामने उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, और कल निजामुद्दीन भट्ट जो मेंबर असेंबली भी है और चीफ विप भी है कांग्रेस के, उन्होंने स्टेटहुड के मामले पर एक प्लान सामने रखा और कहा कि इस मामले को मरकज के साथ संजीदगी के साथ उठाया जाए और ऑल पार्टीज पैनल बनाया जाए, ऑल पार्टीज कमेटी बनाई जाए, जो स्टेटहुड के मैटर को मरकजी हुकूमत के साथ उठाया जाए। अब जब ऑल पार्टीज का मामला आएगा तो बीजेपी अरकान, कांग्रेस के अरकान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPIM, आज़ाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया जाए जो मुसलसल दाखिला वजीर, वजीर आजम और दीगर लोगों से मुलाकात करके इस मसले को सही तरीके से हल करवाने में अपनी कोशिशों का आगाज करे। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से ये भी कहा गया या तो दूसरा रास्ता ये है कि भारत की आवाम यानी पॉलिटिकल पार्टीज और आम लोगों तक जाया जाए और उन्हें बताया जाए कि 5 अगस्त सन 2019 के बाद सूरत हाल जम्मू कश्मीर की किस तरीके की है और ये जो बातें हो रही हैं, बातों और असल सूरत हाल में कितना फर्क है।
जहां ऐवान के अंदर यह बात रखी गई है, वहीं पर इत्तलात और खबर यह है कि कांग्रेस सरकार की तरफ से कल रियासत के वजीर आला के साथ भी मुलाकात हुई है, जिस दौरान कई अहम और पेचीदा अमूरात पर कांग्रेस की तरफ से अपनी बात और मौक़िफ़ की वजाहत कर दी गई है। ताहम बुनियादी और कोर एजेंडा जो स्टेटहुड का है, उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तायद करते हुए कहा गया कि हालात और वाक़ात को देखते हुए ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको शिद्दत के साथ कहा जाए, वरना मुनासिब वक्त पर जो मुनासिब फैसले की बातें हो रही है, इसका मतलब दिल्ली अभी हनूज दूर है। तो आज भी आप देखेंगे इस मामले पर बहस होती रहेगी। कांग्रेस की जानिब से बार बार कल भी याद दिलाया जा रहा था और परसों भी तकरीबन यही सूरत हाल बनी, लेकिन साथ साथ दीगर मामलात पर भी बात कर लेते हैं। कुछ जवाब भी हुकूमत की तरफ से आए हैं। और पहले ज़रा बात मौजूदा वक्त में, चूँकि हम रमज़ान मुबारक से गुजर रहे हैं, अब अगले कुछ दिनों के बाद होली का त्यौहार भी है और आसपास त्योहारों के सीज़न से हम गुजर रहे हैं। इन सब के बीच में शिकायतें जो माजी में भी रही हैं, फिर से वो शिकायतें आना शुरू हुई हैं। आमतौर पर रमज़ान मुबारक के आते ही मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स अलग अलग मकामात पर सरगर्म हो जाते हैं, मुतहरिक नजर आते हैं। चीफ मिनिस्टर की एक मीटिंग के बाद या उनके हुक्म के बाद वो जो इन्फोर्समेंट विंग्स थी दोबारा से मुतहरिक नजर आई, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आवाम को राहत रमज़ान मुबारक में भी नहीं मिली। अशिया ज़रूरिया की कीमतों को एतदाल में रखने में हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है और जो दावे जो वादे अब तक किए जा रहे थे उस पर कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ दो चीज़ें आप देख लीजिएगा, फलों और सब्जियों के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं, जिस पर मुख्तलिफ हिस्सों से अंदर, चाहे वो बाज़ार हों जहाँ पर रौनक रमज़ान में होती थी, लेकिन मुश्किलात उस हिसाब से हैं। बैक टू बैक मीटिंग डिस्कशंस के बावजूद तमाम जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, फूड डिपार्टमेंट के जो एनफोर्समेंट विंग्स हैं, परसों से वो भी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आई हैं, लेकिन अशिया ज़रूरिया की कीमतों को एतदाल में रखने का जो वादा था वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका, उस पर काम नहीं हो सका। अलग अलग जगहों से शिकायतें हैं कि जितनी भी चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं दाम अलग अलग हैं। हालांकि देर रात एक और नर्खनामा सरकारी तौर पर जारी किया गया सब्जियों के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए कुछ मकामात पर कि शिकायतें करें। रमज़ान में फलों के, सब्जियों के, रोटी के, दीगर चीज़ों के अगर रेट्स मुख्तलिफ नज़र आते हैं तो फौरी तौर पर इंतज़ामिया से रब्ता करें। लेकिन अभी तक कम से कम रमज़ान के ये जो पहले 4-5 महीने हैं, 4-5 दिन गुजरे हैं, इसमें ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई है कि वो जो कीमतें हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं। कोई कहीं पर 15 रुपए की चीज़ दे रहा है तो दूसरा 28 रुपए की, 30 वाली कहीं पर 40 तो कहीं पर 45, वो सिलसिला चल रहा है। उस पर गैर यकीनी और एक तरह का कियोस और कन्फ्यूजन भी पब्लिक में है, जिसको दूर करने की वक्ती तौर ज़रूरत है। अगरचे कंसर्न ऑफिसर्स का दावा है कि चीज़ें कंट्रोल में कुछ दिनों के अंदर कर ली जाएंगी, कीमतों पर वो जो चेक एंड बैलेंस वाली बात है वो नज़र रखी जा रही है, मगर इन सब के बावजूद कम से कम रमज़ान के महीने में फलों, सब्जियों, दूध, दही और बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं उस हवाले से मुश्किलात अभी भी बरकरार है। और देर रात एक नर्खनामा जो जारी हुआ है अथॉरिटीज़ की तरफ से, उसमें भी तस्दीक की गई है श्रीनगर के अंदर, कश्मीर सूबे में पहले 3 दिन जब सवालात उठे उसके बाद इंतजामिया को देर रात फिर से होश के नाखून लिए और दोबारा से नर्खनामा जारी करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तलिफ मार्केट से, मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ तहसीलों से शिकायतें मौसूल हो रही हैं। और जब आप इस प्रोग्राम में कॉल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वज़ीर आला के दफ्तर से, कंसर्न ऑफिसर से ज़रूर दोबारा शिकायत करें। अब बिजली के बहरान की भी करते हैं और बिजली के बहरान के बीच इतलात और खबरें जो सामने आ रही हैं वो भी काफ़ी बेहतर भी आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, बिजली की पैदावार में बेहतरी हुई है। और इतलात और खबरों के मुताबिक सरकार का ये दावा है कि शहरी
और इफ्तारी के वक्त सार्फिन को बिजली फराहम की जा रही है सरकारी तौर पर। लेकिन ऐवान के अंदर कल जो हंगामा हुआ वो इसी बात पर हुआ कि जनाब न तो सहरी पर बिजली है और ना ही इफ्तारी के वक्त शहर श्रीनगर समेत वादी और जम्मू के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर बिजली मुनासिब और माकूल सिस्टम के तहत चलती है। लेकिन एदाद शुमार जो हमारे सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 80 मेगावाट की डिमांड जो है वो बढ़ी है माह रमज़ान के दौरान, और पावर जनरेशन जो है वो तकरीबन 1900 मेगावाट तक चली गई है। डिमांड जो है वो 1900 मेगावाट तक चली गई है। और जनरेशन जो लोअर जहलम की थी, यहाँ पर जहलम की हमारे पास थी, वो 90 मेगावाट बढ़ी है। कुल मिलाकर हम देखें तो 80 मेगावाट बिजली जहाँ बढ़ी है, लेकिन वहीं पर 1900 मेगावाट हर दिन बिजली चाहिए सार्फिन को देने के लिए। एज ऑफ नाउ जब हम रमज़ान की बात करें तो पावर सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर के आसपास है, क्योंकि 1900 मेगावाट लगातार बिजली चाहिए और उतनी बिजली सरकारी हिसाब के मुताबिक बिजली महकमे के पास है जो वो दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल ये है कि लगातार शिकायतों का सिलसिला, न थमने वाला सिलसिला जो है वो चल रहा है अवाम की तरफ से, और कल उसकी अक्कासी जो है वो ऐवान के अंदर भी देखने को मिली है। वो भी बनेंगे ना सर। आप चलते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। इमरान, पहले तो ये बताइएगा, ये जो बिजली की डिमांड और सप्लाई में वो जो फर्क आ रहा था, क्या यही परेशानी का सबब रमजान मुबारक में भी बन रहा है और कहा जा रहा है कि तलब में इजाफा हुआ है, 80% तक डिमांड बढ़ी है? देखिए, ये नेचुरल बात है कि रमजान मुबारक के हर साल हम देख रहे हैं कि जो बिजली की जो डिमांड है, जो तलब है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें शहरी और इफ्तारी के टाइम या फिर तरावी के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना सरकार की पहली तरजीहात होती है। और हर साल हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया जाता है किसी भी ऑफिशियल की तरफ से कि इस साल हमारी बिजली की डिमांड बढ़ गई। और हस्ब मामूल इस बार भी ऑफिशियल्स ने कहा है कि तकरीबन 80 मेगावाट जो बिजली की तलब है वो बढ़ गई है रमजान मुबारक के दौरान, और तकरीबन 1900 मेगावाट तक जो कुल मिला के जो डिमांड है वो पहुंच गई है। और जिस तरह से पहले ही रमजान मुबारक से कबल ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को यकीन दिलाया था कि रमजान मुबारक के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तो फिलहाल अभी भी बहुत सारे इलाकों से शिकायत आ रही है कि शहरी के दौरान सुबह बिजली की आंख मचोली होती है, इवन कि श्रीनगर शहर में भी, और दूरदार दराज इलाकों में तो खुदा ही हाफिज है। लेकिन फिर भी किसी हद तक माह रमजान मुबारक के दौरान हम देख रहे हैं कि बिजली की जो सूरत हाल है वो किसी हद तक बेहतर ही रह चुकी है, जिसका पहले ही सरकार ने कहा भी था। लेकिन कुल मिला के हम देख रहे हैं कि रमजान मुबारक के दौरान जहां हर साल बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, जैसे मैंने कहा कि 3 खासकर पीक आवर्स में या जो क्रूशियल टाइम्स होते हैं सहरी, इफ्तारी और तरावी का वक्त, तो इसमें ये जो बिजली की डिमांड है ये बढ़ जाती है। और आपको याद होगा कि कुछ रोज कबल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खुतबे में, अपने एड्रेस में लेजिस्लेटिव असेंबली के दौरान बिजली का जिक्र भी किया था, और उन्होंने तकरीबन 6 पावर प्रोजेक्ट्स का अपने एड्रेस के दौरान जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने एक अच्छी बात ये कही थी कि जम्मू कश्मीर में जो वसाइल है वो बेशुमार है, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज के बेशुमार वसाइल है, ज़राया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल किया जाए। और ये बात एलजी साहब ने पहली बार कही, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात को कई सालों से चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज या पोटेंशियल जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ उसको बरोए कार लाने की जरूरत है, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और एलजी साहब ने तकरीबन 4 से 6 प्रोजेक्ट्स का जहां तक मुझे याद है उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जो ही ये 4 या 6 प्रोजेक्ट्स पाई तकमील तक पहुंचेंगे तो हमारी जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है वो 3105 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। और अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो तो 3500 मेगावाट है, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट भी कह रही है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, और हम भी इस चीज को देख रहे हैं कि मुसलसल जो रेनफॉल डेफिसिट की वजह से जो हाइड्रो पावर की जो जनरेशन है वो मुसलसल कम होती जा रही है, और सरकार तकरीबन 85 से 80% इन्हिसार कर रही है इस वक्त, या तो कोल एनर्जी या सोलर एनर्जी के ऊपर। और साथ साथ एलजी ने पीएम मुफ्त घर बिजली योजना
का भी जिक्र किया, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, और उन्होंने कहा कि तकरीबन 80,000 फैमिलीज को इसमें जो है इस बिजली के जरिए से इन्हिसार पर लाया जाएगा। और उसका उन्होंने खास जिक्र किया कि सोलर एनर्जी का खासकर लोगों को जो है वो उस पे अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और कुल मिला के हम देख रहे हैं कि अगर पूरा हम बिजली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी पे नजर दौड़ाए तो सप्लाई वो ज्यादा है, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल अभी भी ज्यादा कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब बिजली की बात चली है तो आपको यह भी बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचा सकती है। कल चूंकि रियासत का बजट पेश होना है और फिर अलहदा तौर पर मुख्तलिफ महकमों के ग्रांट्स भी आने हैं। इस बीच इतलात और खबर यह है कि 200 यूनिट बिजली का ऐलान कल रियासत के वजीर आला की तरफ से किया जा सकता है। 200 यूनिट बिजली फ्री जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एक ज़ाब्ता इखलाक तहरीर किया गया है। वो क्या होगा उसके लिए कल बजट स्पीच का ऐलान जब होगा तो उसमें बात जो है वो सामने आएगी। 200 यूनिट पावर यूनिट फ्री देने के हवाले से जब ग्रांट्स पीडीडी डिपार्टमेंट की, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ग्रांट्स आएंगी तो उसमें एक डिटेल डिस्कशन के तौर पर इस बात को जो है वो सामने रखा जाएगा। ताहम कल रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात को मान लिया कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज मुल्क के दीगर रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी ज़्यादा है, जिस पर काबू करने के लिए बहुत ज़्यादा हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा, यानी केबलिंग वाली वायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर जब पहली बर्फबारी हुई थी उन्होंने कहा था कि मीटर का लगना भी ज़रूरी है, तब जाकर बिजली राउंड द क्लॉक मिल सकती है। और कल ही इस बात का भी खुलासा पेश किया गया कि 2027 तक 4 मेगा पावर प्रोजेक्ट्स जिनकी पैदावारी सलाहियत 3014 मेगावाट होगी वो तैयार होंगे। लेकिन सबकी नजरें अब कल पर रहेंगी जहां पर रियासत के वजीर आला बजट पेश करेंगे और इतलात और खबरों के मुताबिक कल 200 यूनिट बिजली मुफ्त के हवाले से भी एक मेगा अनाउंसमेंट इस बजट स्पीच का हिस्सा होगी। ताहम खदुखाल किस तरीके से होगा, क्या ये सबके लिए होगा या बीपीएल फैमिलीज के लिए होगा, इस ज़िमन में फिर जब ज़िमनियाँ मुख्तलिफ महकमों की आएंगी, जो अलहदा तौर पर बजट से जब महकमा जात के आएंगे उसमें इसकी मजीद तफसीलात भी हो सकती है। लेकिन उम्मीद कि कल 2 चीज़ें साफ होंगी, एक सोशल वेलफेयर महकमे के अंदर बुनियादी ढांचे में कुछ बेहतरी के आसार दिख रहे हैं, और दूसरा 200 यूनिट बिजली का इशारा रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद कर चुके हैं। आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा एक खबर आपको दारुल हुकूमत दिल्ली से इंजीनियर रशीद के हवाले से बता दें। इंजीनियर रशीद जिनके मुतालिक कल भी हमने आपको बताया था मामला अदालत में पहुंचा है। आज का दिन भी काफ़ी अहमियत का हामिल है और बजट इजलास फिर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन टेरर फंडिंग केस में इंजीनियर रशीद के खिलाफ जो ऑलरेडी समाअत चल रही है उस मामले में आज हो सकता है कोई राहत की खबर उनके लिए आए। और अदालत में चूँकि आज फिर से अदालत की जानिब से आज इस सिलसिले में ऑर्डर पेश किया जाएगा, ऑर्डर पास किया जाएगा। और क्या टेरर फंडिंग केस जिसमें तहकीकात चल रही हैं इस दौरान, जब वो ऑलरेडी तिहाड़ जेल में है, दोबारा सरेंडर किया था लोकसभा इलेक्शंस के बाद, तो इंजीनियर रशीद को इस बार बजट इजलास में जाने की इजाज़त कुछ दिनों के लिए मिलेगी या नहीं। इससे पहले 2 दिन के लिए वो पिछले सेशन में गए थे, लेकिन वो 31 जनवरी से 13 तारीख तक, जो 13 फेब तक होने वाला इजलास था उसमें गए थे। अब 10 मार्च से 4 अप्रैल तक फिर से इजलास शुरू हो रहा है और इतलात ये हैं कि रेगुलर बेल एप्लीकेशन जो है उसके लिए, या जो वो दरख्वास्त थी कि उन्हें मुस्तकिल तौर पर रिहा किया जाए या बेल मिलनी चाहिए, वो मामला भी अदालत के ज़ेरे गौर है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर 7 मार्च को फैसला इस हवाले से आ सकता है कि क्या आइंदा जो पार्लियामेंट का सेशन है उसके लिए इंजीनियर रशीद फिर से हाजिर हो सकेंगे या नहीं। इसके अलावा ये भी खबर है कि एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह, जिन्होंने फैसले को महफूज रखा, 3 मार्च को भी इस पर जाकर जो है वो एक और एप्लीकेशन गई थी और एनआईए को मौका दिया गया था कि इंजीनियर रशीद को क्या मुस्तकिल बेल मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर उसका जवाब भी मांगा गया था। और इस सिलसिले में विकायत ओबराय की तरफ से फरवरी 27 को उनकी जो एप्लीकेशन है वो दी गई थी। उनने कहा था कि इंजीनियर रशीद एक पार्लियामेंटेरियन है, आने वाले सेशन में उनको मौका मिलना चाहिए, जो उनकी पब्लिक ड्यूटी है उसके लिए उनको उनकी जिम्मेदारियां वो अदा कर सके, मौका दिया जाना चाहिए था।
और इंजीनियर शीत 2 दिन के लिए पार्लियामेंट में हाजिर होते, लेकिन क्या दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, ये कल जाकर 7 तारीख को फैसला होगा। थोड़ा सा इंतजार इसके लिए करना होगा। एनआईए ने अपने जवाब में क्या कहा वो सारी चीजें गिनकर अदालत बताएगी, जिसके बाद हतमी फैसला वहां से हो सकता है। खबरों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं, कॉलर्स की तरफ चलेंगे। 9:45 हो गए हैं। ठीक 10 मिनट तक आपकी और हमारी बातचीत होगी। चारों नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। जो लोग भी कॉल करेंगे टीवी की आवाज बंद कर लें। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे, अपना नाम बताइएगा, कहां से? हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Bus Safa Gulum Sana Munospil Tanka, Torium Riafa, you are international Tanka Joma, you mentioned Afsan Kayal Raymond Sharon de Board, Astemasan, Surian cheese, or Surian all of us are the Winstrava, Torium Riafa, January to Chuban, Harvard to Chuban, my Zaumar. सटा शुक्रिया उस कॉल करने बाबत। अल्फाज इसके बाद बड़े कम पड़ते हैं जब इस तरीके की कॉल कोई आती है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जब एक ही हो ना तो इस तरीके की कॉल आना बड़ा वाजिब हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़रा इस हसास मामले की ओर देखे। माह रमज़ान है और रमज़ान में अगर सैलरियाँ पिछले 2 महीने से ना मिली हो तो दिक्कतें घर में ज़रूर आती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस मामले को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तक भी पहुँचाया जाए ताकि किसी तरीके से इस मसले का हल निकल सके। एक और कॉलर है। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम गवर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुझे जनाब ठीक सेहत क्या ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ जबरदस्त हो तारीफ करान जनाब। तो चलो ये ड्रग्स मुहिम चलो ये रोज बड़ वारिया कामयाब जनाब। अरो चुम इत पे जनाब अस करे ओत्र ते कॉल शाल टेम टू मुजुगोड़ तामत इस एरिया छो चाहे दचन से चाहे खोवर सिर्फ यमन लोकन 10% वाटर वर्कर्स एग्रीमेंट बाकी ये बिल्कुल गन मुकुर खेवा जनाब सिर्फ 10%। अगर ये पोज जमा गए सानी डेलीवरी ये फायदा ये फायदा तो डेलीवरी गसान आबाद मगर सिर्फ 10% 10 से मचन ये जनशक्ति डिपार्टमेंट ये गसान बिल्कुल खेवा मुकुर बिल्कुल देखिए बड़ी बड़ी दावा करा मुसलमान। सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत। बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है जी, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो आपने कॉल की है। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी जी आसिफ साहब, गवर साहब, कल एक सरकारी ऑर्डर निकला है फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से, ऑर्डर नंबर 250 5 मार्च 2025 को ये ऑर्डर जस्टिस सुनील आली साहब ने निकाला है। इस ऑर्डर में जो मैं एलिगेशन आपकी चैनल पे भी लगाता था कि 600 रुपए स्मार्ट क्लासरूम्स के नाम पे एक स्कूल जो ओएसिस गर्ल्स स्कूल गोगजबाद में है वो ले रहा था, उसको सरकार ने कल सर्टिफाई कर दिया है, वो इलीगल थे। इससे पहले इसी स्कूल में 400 रुपए के नकली चार्ज थे जो एफएफआरसी ने कम कर दिए थे। एक और एलिगेशन थी कि पूरे जो बहुत सारे स्कूल्स हैं कश्मीर डिवीजन में, जम्मू डिवीजन में, इनके एनुअल चार्जेस फेक हैं। ये एलिगेशन मैं आपकी चैनल पे लगाता आ रहा हूँ और सरकार से मांग कर रहा था कि इस पे इंक्वायरी हो और देखा जाए अप्रूव किसने किए और इन स्कूल वालों ने फज ये जो चार्जेस हैं एनुअल चार्जेस ये कैसे वहां पे भरे। अब जाके इसको पकड़ा गया है तो इसको 400 का एफआईआर दे दो और एक प्रेसिडेंट सेट कर दो। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कांगने पर शबीर अहमद मीर जी मीर साहब अस गो कर कैपेक्सस मज काम ब्लॉक लेवल पे अहन वनिस तान गई 4 रेत गई तेजरन पे बिल कस अफसरस गसान ख्याल ये वोत माह रमजान बैंक लोन बाकी चीज कुन ना तेजरन पोस ना नरेगा पोस ना कुन पोस सिर्फ यह वात तो सही आला हुकामन तान। चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत। बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है कि काम किया है, आगे रमज़ान अब ईद भी है और अभी तक कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा ना मिले और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये खुसूसी कॉल था हमारे लिए। उम्मीद है कि हुकूमती इदारे और स्पेशली जो महकमे के सरबराहान इस वक्त हैं वो इस मामले को ज़रा देखिए और ये हल करें, क्योंकि अब बजट सेशन भी है, बड़ी चीज़ें ईज आउट की जा सकती हैं अगर हुकूमती इदारे चाहें। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, नाम बताएं कहां से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं हाजी रशीद बुनियाद से बोल रहा हूँ जी। अर्ज यूँ है जो ये प्राइवेट आर्मर्स का ये लाइसेंस का इशू बहुत देर से आप चला भी रहे जी,
वजह यह है कि इसका ना तो रेवेन्यू हो रहा है, कहीं डीसी ऑफिस में चक्कर काट के बुरा हाल हुआ है। 50-70 साल के लाइसेंस है हमारे पास जी। तो ना वो रेवेन्यू करते हैं, तो ना वो बोलते हैं अभी आपकी वेरिफिकेशन आई। वेरिफिकेशन तो लोकल बेसिस पर चली गई है। अच्छा जी। जो ये बड़ी प्रॉब्लम है इंडिविजुअल के लिए जिसके पास ये वेपन है। बिल्कुल मामला तो है, ये बड़ा वेरिफिकेशन खतरनाक। का थोड़ा सा मसला है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ मामला जो पुराने हैं जिनमें तहकीकात बड़ी एजेंसियां कर रही हैं, तो थोड़ा उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम देख रहे हैं डिले प्रोसेस में बड़ी मुसीबत बहुत सारे लोगों को। होप सो जल्द इस मसले को हल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गवर साहब बस जावनी पे बशीर अहमद जी बशीर साहब। अच्छा ये प्रॉब्लम सा गाड़ियन ये हेलो अहन हाँ वह गयो सह मसला थोड़ा हाल मगर यमो जी बस त्रायम बस कम अहन बस छक त्रायम यम गाड़ी छना स्मार्ट सिटी लाजम तिम कम 100 गाड़ी बेयन वोल मे बासान तम पे तिम गाड़ी तो मामला हेकन हल गसित। लेकिन अगर 2 गाड़ी तो सरी कत बोड़ इलाक यपरी गाड़ी चलम। लेकिन उम्मीद करो कि यह मसल ग हल तो 1-2 गाड़ी फेर लगन बे युथ जन आम लुकन त राहत मिले अपर। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो जी। हाँ हम निसार अली साहब बोल रहे हैं। जी अली साहब। हाँ निसार अली साहब बोल रहे हैं, क्या नाम है इसका, नौशहरा से। जी निसार साहब बताएं। हाँ मडीबल में है ये एक नाला गुजरते हैं ना, नाला अमीर खान। आनस ये कभी मतलब वो तो उन्होंने ठीक कर दिया तो, लेकिन उसको काट भी रखा है तो वो तो भी अच्छी बात है, वहां से निकालते हैं सब कूड़े करके। उसके साथ दूसरा नाला है वो जो मडीबल से जा रही है, मतलब वो तो गांधरबल तक है, लेकिन पता नहीं उसको ऐसे कूड़ा बनाया जैसे कि मतलब बदबू उसको आता है, सब लोग परेशान है उसके लिए। हमने आला हुकाम का भी लेटर ये ऑनलाइन भेजा है, लेकिन उन्होंने कोई तस्दीक नहीं उनको हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब का कॉल करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि एक साइड पे जो फेस लिफ्ट है वो तो ठीक है, इंटीरियर पर जो एक और नाला है जी उसकी तबाही बहुत मची है। लेटेस्ट होप्स की हुकूमत और एक्सपर्ट्स जो हैं, जो खुद को कहने के नाम एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ज़रा मुतहरिक हो जाए और सरकार को कहें कि ये जो नाला है ये नाला नहीं था, दरअसल ये एक वाटर चैनल है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी एक ज़माने में। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो नाम बताइएगा, कहाँ से? हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब वन ये तो हमेशा अत मज डिलीवरी कत करान। अहन मे हस्बैंड अथ मज डिलीवरी 14 वन। अहन सोवे वरी पत गई तमिस डेथ, अचानक गई तमिस डेथ, पे गई तथ तक तम वन कहें। तुम वन तो अगर गवर्नमेंट मुतल पॉलिसी अगर मुमत 4 वरी डिपार्टमेंटस में 3 वरी 5 वरी तीन खतर क्या थोन बड़ा अहम हिस्से कि अगर डिलीवरी 5 वरी पन्नी जिंदगी तथ डिपार्टमेंटस दित और अचानक गई तीज मौत अम पे क्या इंशाल्लाह मे अत पे नजर कि बह वुचनाव क्या आसि, लेकिन आसन गोस हमदर्दान नजर गस अत पे आसन तिकाज तम शख्सन जिंदगी हूं असल वक्त अत इदारस दितमुत। और उम्मीद करो कि अगर न कह वत तथ कड़न सो वत युथ गोड़ गई तम परमानेंट आसन। तो फिलहाल अत मे बसान कह तुत प्रोसीजर, लेकिन तम पे मे ज्यादा अत बारस अंदर वनकस याद पेवान कि बह वुचनाव क्या इंशाल्लाह जरूर अगर कह वत आ प्रोग्राम के जरिए वात तम सो चीज। बहुत शुक्रिया। लास्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बस खानेर पर बिलाल अहमद। जी बिलाल साहब। जनाब अच्छा रिक्वेस्ट जनाब ये अमरनाथ यात्रा स्टार्ट गछान। अहन अमे सात करान नेशनल हाईवे बंद टूरिस्ट खतर। अमे सफर करने खतर काफी तो काफी लुक आवाम करान सफर। ये रिक्वेस्ट करान गवर्नर सैलजी साहबस यह कर मरकजस मज अत खतर रिक्वेस्ट करान अत खतर कर कत अमे सात टूरिस्टस त्रावान या सुबह शाम थन अमे यात्रा खतर वक्त मुकर्रर जी यम लुक करान सफर अमे सात क्या अमे सात टूरिज्मस आसान मुलाजिमन तनख्वाह बिहित दिन यथ मज सफर कर टूरिज्म रेतस 2 रेतन कमावा अत 1.5 रेतस वापस दिवान सह फायदे
से सफर कर रिक्वेस्ट कर LG साहबस बेस मरकज कर इस्तिदा कर सोन यह रिक्वेस्ट करो मंजूर यह करो अम सात थो टूरिस्ट थो यात्रा पे वक्त थो हु कट आउट टाइम गोस तुज कत सही बिल्कुल कट आउट टाइम गोस तैयारी चीज बैक वक्त चलान कह चीज रुकान मे याद जरिया लास्ट टाइम ये LG साहबस टूर ऑपरेटर मीटिंग कर यह मामलों तुल तमो और तम सात आई अख लाइन खींचने की कित पे हेको यह कर लेकिन तुम तुलव यह मामले इंशाल्लाह जरूर वातनाव ये हुकामन ताम और तिमन थो पेशगी इतला दित कि आवाज़ इत पे कि दोनवे चीज़ गई चलन कुन चीज़ खिलाफ कह लेकिन दोनवे गई आसान तरीके से चलन पक तो गि रुकुन अम सि निज़ाम ज़रा दरहम बरहम। लास्ट 2 कॉल्स लेते हैं जी प्रोग्राम की फटाफट से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं जमालुद्दीन शेख पुंछ से बोल रहा हूँ जी। जमाल साहब बताएं। अच्छा ये मैं थोड़ा सा आपको अर्ज कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर की तारीख डॉक्टर शबनम कयूम साहब की लिखी हुई से जी। मरहूम गुलाम मोहम्मद सादिक साहब के दौर में जम्मू कश्मीर 1967 में जो है राष्ट्रपति हुआ करता था, वजीर आजम होता था जी। खत्म हो गया बिल्कुल जाने दो खत्म हो गया। आज जो है ये दफा 370-35 ये जो है ये टूट गया, बात खत्म हो गई। ठीक है जी। किसी वाहिद MLA को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जायज करार दिया, पार्लियामेंट ने भी जायज करार दिया। किसी वाहिद MLA को जो है इसके बारे में बहाली की आवाज उठाना ये वक्त की बर्बादी है या लोगों को गुमराह करने की का एक तरीका है जी। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको हरी झंडी दे दी और ये वक्त बर्बाद करना, पब्लिक को ऐसा बेवकूफ बनाना, पब्लिक को बेवकूफ समझना, ये कोई अच्छी बात है क्या? ठीक है जी। आपका ओपिनियन आ गया कि आपका मानना है कि जनाब बुनियादी मामलों पर बात करें और जो मामले ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं उस पर धोखा ना दें, वक्त को जाया ना करें। एक और कॉलर हमारे साथ, लास्ट कॉलर आज के प्रोग्राम का। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद शफी गिलकर जूनी मार्च जी। शफी साहब यप मीटर लगे गो तो वह त्रोक रात ना तम कर ट्रांसफर सो क्रीन तार सो कुन अच्छा पे गई दोस करान लेबर वेबर तो इफ्तार पे वो द्राय तो खुदा सवाल त्रोक वो पावर ग फ्लैक्चुएट सह तुत ज्यादा तुत कम मज बसान नार गोद। अच्छा अमुक मतलब गो इन एक्सपोर्ट आसान लेबर क्लास आसान फिरान और योर तुम वन तो यह मुतलक यह दफ्तर अत गोस ना इंजीनियर इंजीनियर गोस तला कर सही अम अल्लाह ताला दी नजर नार वन पावर। चलो सर शुक्रिया इस कॉल करने वाला। बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रांसफर ऑफ लाइन हो तो एक टेक्निकल आदमी और इंजीनियर की निगरानी में सारा हो, वरना जिस एरिया की आप बात करते हैं बड़ा गुंजान इलाका है और छोटी सी चिंगारी भी तबाही मचा सकती है। जी आप चलिए चलते चलते जरा आपको एक दूर दराज इलाके का अपडेट देते चले। मौसम अगरचे बेहतर हुआ है, शुरुआत में अपडेट बताया था, लेकिन करना, टंगधार और आसपास के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके हैं मुश्किलात अभी भी हैं। और हमारे पास जो आज सुबह जानकारी मिली कि 1 हफ्ता गुजर गया, करना, टंगधार और आसपास के इलाकों को जोड़ने वाली जो सड़क है वो बंद है, चूंकि चौकीबल के आसपास बर्फ है। तो वो जो टनल का बार बार मुतालबा किया जा रहा है, जिस पर कल बल्कि परसों डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से जवाब भी दिया गया, उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त आ रही हैं और करना की तस्वीरें आपको ज़रा दिखा देते हैं, जहाँ पर एहतिजाज लोगों की तरफ से किया गया। सड़क मुसलसल बंद है और सड़क बंद होने के बीच लोगों की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया, क्योंकि करना की तस्वीरें ज़रा दिखाइएगा, जहां पर प्रोटेस्ट कर लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक बच्चे की मौत श्रीनगर के अंदर हुई है, डेड बॉडी वापस ले जानी है, वो भी अभी तक नहीं मिली है, जिस पर मुसलसल नाराज़गी बढ़ रही है। रात देर गए तक भारी भरकम मशीनरी इस इलाके के अंदर लगी रही, सड़क की बहाली का काम जारी है, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर रास्ता साफ नहीं हो सका। हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की जाए, इसका मुतालबा किया जा रहा है। टंगधार, करना, चौकीबल और आसपास के लोगों की तरफ से 8वां दिन आज है, सड़क मुसलसल बंद है और जो बॉडी बच्चे की श्रीनगर से वापस तदफीन के लिए ले जानी थी उसकी आखिरी रसूमात में भी ताखीर सिर्फ इस वजह से हो रही क्योंकि हेलीकॉप्टर सर्विस भी अभी तक हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड न करने पर नाराज़गी मकामी लोगों में है। मकामी लोगों ने शिकायत की और उमर अब्दुल्ला साहब के दफ्तर से भी कुछ दरख्वास्त इनकी जानिब से की।
इसको। देखिए पिछले 3 रोज से हम यहाँ के एयरपोर्ट पे खड़े हैं, लेकिन एक फूल जैसा बच्चा जो है उसकी 2 दिन पहले जेवीसी हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, लेकिन आज की मौजूदा सरकार जिसने हमारे साथ उस वक्त वादा किया था विंटर में आपके लिए चॉपर सर्विस की जो सुविधा है ये भरपूर कायम दायम रहेगी, लेकिन उनके भरोसे पे जब वहाँ पे उस बच्चे की डेथ हुई तो MLA करना और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो उस डेड बॉडी को यहाँ पहुँचाने में अभी तक नाकाम हुए हैं। लेकिन मैं उसके उमर अब्दुल्ला साहब को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कल हमारी डेड बॉडी यहाँ करना हमें नहीं पहुँची तो शायद मुझे लगता है ये इलाके के लोग, ये नौजवान, ये जज्बाती हमारे लोग करना के ये कल साधना बाई फुट पार करेंगे तो अपने उस फूल जैसे बच्चे को, उस डेड बॉडी को यहाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी इज्जत अगर आपको बचानी है तो शायद कल आपको ये डेड बॉडी यहाँ पे लानी लाजमी होगी और ज़रूरी है। इससे पहले भी जो हेलीकॉप्टर की सर्विस थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से नहीं बल्कि बीजेपी की मेहरबानी से, दृष्टा इंद्राबी जी की मेहरबानी से वो हेलीकॉप्टर यहाँ पे पहुँचा। जो पेशेंट जिसकी वहाँ पे डेथ हुई है उस पेशेंट को यहाँ से एयरलिफ्ट करके वहाँ पे पहुँचाया गया। हमारी ये एनसी सरकार से ये गुजारिश होगी कि वो जल्द से जल्द हमारी जो डेड बॉडीज़ वहाँ पे कंट्रोल रूम में पड़ी हुई हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाए। अगर वो कल 10 बजे तक टंगधार में उनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया तो शायद मुझे लगता है कि हालात बहुत नाजुक होंगे। इसलिए मेरी ये साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए करना, टंगधार और आसपास के लोग जमा हुए थे। मुश्किलात हैं और खबर है कि इंतजामिया ने अब नोटिस भी इस मामले का ले लिया है। 10 बज गए हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन।